देखिए, इस जल प्रलय में, है ना, लेखक परिचय लगभग आप ऑफलाइन क्लास में सुन चुके, थोड़ी बहुत एक से 1.5 पन्ना आप पढ़ भी चुके हैं। अब देखो पेज नंबर 2। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरते, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। आपको मैं बाढ़ के विषय में ऑफलाइन कक्षा में विस्तार से बताई, बिहार में कब कब भीषण रूप से बाढ़ आई और बाढ़ की भी भीषिका कैसी होती है। उत्तर भारत की स्थिति मैंने समझाया, फिर उत्तर भारत की नदियों के विषय में बताया गया, उत्तर बिहार की स्थिति बताई गई कि वहां अक्सर बाढ़ का पानी से लोग परेशान होते हैं, फसलें नष्ट होती हैं। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में फसलें नहीं होती है बाढ़ के कारण, और या तो वर्षा का पानी होता है और नहीं तो फिर नेपाल से छोड़ा हुआ पानी होता है, जो उत्तर बिहार को हमेशा परेशान किए रहता है। ये लेखक भी उत्तर बिहार से बिलोंग करते हैं, पूर्णिया जिले से। अपने गांव में तो इन्होंने छोटे बड़े बाढ़ से घिरने में, बाढ़ से हुई क्षति के बारे में, बाढ़ का अनुभव वैसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने पटना में देखा। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि का 1974 से पहले भी एक भयंकर बाढ़ पटना में आया। तो पटना डूबने का कारण गंगा नदी भी है। जब उसका जल स्तर बढ़ता है तो गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ जाता है और बाढ़ आना स्वाभाविक है। ये चर्चा है 1967 में, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पटना का राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, ये सब स्थान डाउन एरिया माना जाता है और 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई और उसके बाद जो स्थिति हुई उसका वर्णन इस अध्याय में देखिए। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर पानी मतलब पानी इतना कि वो आदमी के छाती भर पहुंच गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा करके बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। देखो, ये सब बुनियादी चीजें हैं जो कहीं भी बाढ़ आती है तो लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ईंधन, ईंधन हम उस चीज को कहते हैं जिससे हम अपना रसोई पकाते हैं। इसमें सिर्फ रसोई गैस ही आया ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसमें पुराने जमाने में लकड़ियां भी आई। ईंधन वो चीज जिसके द्वारा खाना पकाया जाता है, चाहे वो जलावन हो, लकड़ी हो, सूखी लकड़ी, मिट्टी का तेल हो, स्टोव हो, गैस हो, कुछ भी हो। उसके बाद मोमबत्ती, आलू, जो ऐसा चीज है जो ज्यादा दिन तक गलेगा भी नहीं और उसको रखा जा सकता है आलू को, और सब्जियां तो मिलनी बंद हो ही जाएंगी। मोमबत्ती समझ रहे हो। अब बाढ़ की स्थिति आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो बंद हो ही जाएगा, वैसी स्थिति में मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी। आपको मैं सुबह बताई थी कि बाढ़ की स्थिति जब बनती है
तो पीने का पानी दूषित हो जाता है। ऐसे में पीने का पानी जो कुछ भी संभव हो सके, कंपोज की गोलियां, है ना। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। शाम से सुबह जब हुई तो राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, अर्थात डूब गया है। ठीक है ना। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। मैंने आपको सुबह गोलघर के विषय में बताया कि गोलघर क्या है, गोलघर को गोलघर क्यों कहा जाता है, गोलघर का निर्माण कैसे होता है, हुआ किसने किया और किस पर्पस से हुआ, ये कक्षा में आपको बता दिया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि गोलघर का निर्माण अनाज को संचय करने के लिए, स्टोर करने के लिए बनाया गया है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है उस पर पानी नहीं टिके। जब राउंड शेप में कोई घर होगा तो पानी टिक नहीं पाएगा, ना घुस पाएगा, वो ऑटोमेटिकली गिरकर नीचे चला जाएगा सरक कर, और अनाज उसमें सुरक्षित होगा। क्योंकि वो बिहार की राजधानी है और कहीं ना कहीं हम वैसे जगहों पर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ऐसा काम करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, बाढ़ है, भूकंप है। इन स्थितियों में मनुष्य असहाय होता है और ऐसे में सरकार को उनका मदद करना लाजमी होता है। तो गोलघर का निर्माण भी अनाज को स्टोर करने के लिए बना था और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से राज्य के कई हिस्सों में, पीड़ित हिस्सों में पहुंचाया जाता है। गोलघर जल से घिर गया है, ये सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे, है ना। किसी ने उनको बंगाली भाषा में ये सूचना दी कि समझ लो कि गोलघर पानी में डूब गया, जानो गोलघर डूबे गे छे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, आप कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले पानी आ गया होगा, अब तक को लिखा गया है अबले, पानी आ गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्य में स्वागतोक्ति में कभी बोर नहीं होते। इनके साथ इनके एक कवि मित्र भी थे जो विशेषज्ञ थे, व्याख्याता थे और इनकी लेखनी में कभी बोर नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनका साथ दिया करते थे, है ना। अब देखिए, आगे देखिए, आगे के पृष्ठ में पेज नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई शब्दार्थ भी दिए हुए हैं बच्चों, है ना। कई शब्दार्थ हैं जिसको आप हर एक पन्ने के अंत में देख सकते हैं और वो कठिन शब्द के ऊपर 1 2 3 लिखा होता है, जो डिनोट करता है कि 1 2 3 नंबर पर आप ऊपर से उसको बुलाइए, आप उसको उसका अर्थ देख सकते हैं। जैसे एक है लिखा हुआ प्लावित,
है ना, जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो या जो जल में डूब गया हो, प्लावित, है ना। फिर देखो, फिर है निरंतर, लगातार, है ना, निरंतर, लगातार कहते हैं। बेतुकी, विचारहीन, मनमानी, हाँ, बेतुकी, विचारहीन या मनमानी। बेडौल, बिना कोई शेप के, है ना, बिना कोई आकार के, बेडौल, ठीक है। अब और भी कई शब्द ऐसे निकल सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय में कुछ आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आंचलिक शब्द अर्थात गांव का शब्द, है ना। अबले, अब तक, पेज नंबर 3, अबले, अब तक, है ना। रिक्शा वाला बोलता है, नहीं हो रहा था। पेज नंबर 3 देखो, मोटर, स्कूटर, अभी ज्वाइन करने आया है ये बच्चा। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया, है ना। फ्रेजर रोड तक आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। ये आपस में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि पानी जब आता है तो सबकी उत्सुकता और जिज्ञासा वो कहाँ तक पहुंचा और किस तरह, किस एरिया से घुस रहा है, इसकी जिज्ञासा लोगों में बहुत होती है, क्योंकि सबको अपनी सुरक्षा पड़ी रहती है। एक और वाक्य है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में, कि बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत माना गया है। इस पंक्ति को आप माइंड में रखिए, इस स्टेटमेंट को देखिए। अब मैं बताती हूँ फिर से। बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत माना गया है। मृत्यु का तरल दूत, तरल, लिक्विड, और ये मृत्यु का दूत है, अर्थात ये यमराज हैं जो मौत ही लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कि जहां भी बाढ़ आती है वहां अपना तांडव करती ही है। सबसे ज्यादा दुखद स्थिति होती है जानवरों की। उनको ना कोई बचाने आता है, ना उनको खुद बचने आता है, ना उनको भागने आता है, और ना वो भागकर किसी के छत पर चढ़ सकते हैं, ना ऊंचाई वाले स्थान तक पहुंचते हैं। वो इतने असहाय होते हैं कि बस लगातार पानी में बहते ही जाते हैं। जितना देर तक संघर्ष करें पानी में, उतना ही देर तक उनकी जिंदगी होती है, फिर डूबकर मर जाते हैं। तो ये मृत्यु का दूत होता है बाढ़, है ना। ऐसा दूत जो लिक्विड के रूप में, तरल के रूप में आता है और महाविनाश, महाविप्लव करके चला जाता है। जान भी, माल भी, मनुष्य भी बहते हैं, मनुष्य का भी अता पता नहीं चलता है। और माल, अब उनके घर में जो भी है, सबको बांध कर कहीं भाग तो नहीं ना सकते हैं, तो माल की भी क्षति होती है। जब हम कॉफी, हाँ आप देखिए आगे है ही लिखा हुआ, देखिए, मृत्यु का तरल दूत।
जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गिरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। वो दूत, वो मैसेंजर जो मृत्यु को घसीट कर ले जाता है। अब देखिए, लेखक कॉफी हाउस पहुंचे भी नहीं, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के किनारे मोटी डोरी की शक्ल में, मोटी डोरी, गेरुआ फेन, गेरुआ झाग फेन। अब जब बाढ़ आती है ना बच्चों, तो आगे आगे झाग ही चलता है, फेन, क्योंकि वो पानी अपना रास्ता तय करता है और जिस गति से, जिस स्पीड से तय करता है, उसमें कई मलबे भी होते हैं जो झाग और फेन के रूप में ऊपर दिखते हैं मनुष्य को। गेरुआ झाग होता है, वो गेरुए रंग का होता है, उसी में उलझा पानी आता है तेजी से सरकता हुआ। हाँ, क्योंकि देखो, बाढ़ कई स्थानों से होकर गुजरती होगी, और जिन स्थानों से होकर गुजरती होगी वहां का मलबा भी वो ढोती है। अगर आप नदी के कार्य को पढ़ रहे होंगे कि नदी कैसे आगे बढ़ती है और कैसे अपना रास्ता बनाती है दुर्गम जगहों में, तो आप नदी के तय किए हुए मार्ग को ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो कहीं पर उससे तीव्र गति से भी आगे बढ़ना होता है, कहीं सामान्य गति से भी। तो उसके साथ साथ जो आसपास में मलबे होते हैं वो पानी में साथ में चलने लगते हैं, और तरह तरह की लकड़ियां और गंदगी गांव से अगर गुजरा, आसपास के नदी अपने किनारे को काट काट कर उसमें मिलाते भी जाती है। हाँ, तो कई तरह के अवांछित पदार्थ भी साथ में चलते हैं, जिससे उसमें झाग सा बनता है। गति तेज होने के कारण उसमें झाग बन जाता है जिसका रंग गेरुआ होता है और वो फेन ऐसा दिखता है, और उसी में छिपा हुआ नीचे से पानी चलता है। तो कहता है, हाँ, मैंने कहा, अर्थात लेखक ने कहा, आचार्य जी, आचार्य जो उनके कवि मित्र थे, उनके साथ आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सब है प्रणाम निवेदन में, सब है मतलब भय के साथ, प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अस्फुट, कुछ ऐसे शब्द जो क्लियर ना हो, लेकिन अनायास उनके मुख से निकले। भयवश, डर गए लेखक। हाँ, और क्या निकला? हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, बाढ़ के पानी से डर गया हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। लेखक से ज्यादा बहादुर रिक्शा वाला है। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। करंट कहते हैं प्रवाह को, नदी की धारा का जो गति है प्रवाह की, उसको करंट कहते हैं। इवन आप लोग यहाँ भी सुने होंगे अगर साइंस पढ़ते हैं तो, कि पानी में करंट होता है। पानी से आप लोग बिजली बनते सुने हैं या नहीं? महक कुमारी? यस मैम। हाँ, यस मैम, सुने हाँ, सुने हैं ना अपन, बिजली। पानी में वो करंट होता है, वो प्रवाह में तेजी होती है जो बिजली को पैदा कर सकता है बच्चों। तो सोच लो कि आदमी को तो एक माचिस की डिबिया की तरह ऐसे ही बहा कर ले जाएगा। और आप जब महाप्रलय की बात सुनते होंगे तो महाप्रलय वही होता है बच्चों कि जब सृष्टि का विनाश होने को आता है
तो 3 भाग आपका जो जल है और 1 भाग पर जो आप बैठे हुए हैं, उसको ढकते हुए आपकी जो पलकें जितनी समय में झपकती है, उसी सेकंड से भी कम समय में आपका ये 1 भाग का भूभाग धरती ढक जाती है, क्योंकि आप 3 भाग जल से घिरे हुए हैं। धरती का 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, 70% पानी है, और 70% पानी को 30% लैंड एरिया को ढकने में उतना ही समय लगता है जितना हमारा आपका आंख की पलकें एक बार में झपकती है, बंद होती है। तो सोच लो कि ये पानी मनुष्य को और जीव जंतुओं को माचिस की डिबिया से भी छोटा कुछ समझ लो, तो उस तरह ये फिर खिलौने की तरह उस पर दिखता है, मरकर ऊपर छलाएगा या तो अंदर कहीं जाकर दब जाएगा। अक्सर ये भी देखे होंगे बच्चों कि बड़ा बड़ा डैम बनाया जाता है, उसमें पनबिजली बनती है। इवन आप उधर चले जाइएगा असम वाले क्षेत्र में भारत के, तो आपको वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा जहां पर पनबिजली बनाई जाती है। वो प्रोजेक्ट है तीस्ता नदी पर। अगर असम की ओर जा रहे हैं, सिलीगुड़ी से असम की ओर गुवाहाटी, या बहुत लोग इधर से कामरूप कामाख्या भी जाते हैं, तो आप ट्रेन से ही देखिएगा तीस्ता नदी, जिस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पनबिजली का। नदी में ही पनबिजली का प्रोजेक्ट, उसका मशीन कैसे बनता है लगाया हुआ है। कभी मौका मिले तो सिर्फ बात ही नहीं, हाँ, इसको आप आंख से देखिए कि पानी में कितना करंट होता है, समझे। ये रिक्शा सहित ऐसा उड़ा कर ले जाता ना लेखक को कि वो फिर सही में माचिस की डिबिया बन जाता। तो रिक्शा वाला, एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। ये लोग को तो रोमांच लग रहा है आगे बढ़ने के लिए ना। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अनुनय, हाथ जोड़कर विनती करना, और विनती करके कहते हैं लेखक कि भाई मुझे अब आगे नहीं जाना है ना, लौटा लो, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। और अब हमारे मन में इतना रोमांच नहीं है कि हम इसे और देखें, है ना, कि कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे वो आगे चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आज देखें।